रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए, 27 घंटे लगभग ये दौरा चला, वो लौट गए हैं। इससे पहले आपने तमाम खबरें देखी जिसमें प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन साहब को स्वागत करने गए दिल्ली में। उसके अलावा तमाम तरह की खबरें चल रही हैं कि उन्होंने ये खाया, वो पिया, डिनर में ये गिफ्ट दिया, ये दिया गया। तो इस वीडियो में आपको हम ये सब नहीं बताने वाले हैं कि क्या खाया, क्या पिया। वो बताने वाले हैं कि दरअसल ये जो दौरा था वो कितना महत्वपूर्ण था, इस दौरे के दौरान किस तरह की डील्स साइन हुई हैं, हमारा आपका देश का किस तरीके से क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो उस पर विस्तार से बात करेंगे। और एक बार फिर से मेरे साथी विनय सुल्तान, जो कि हमारे फॉरेन एक्सपर्ट भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं अपनी उस लाल डायरी के साथ, जिसमें वो पॉइंट्स दर पॉइंट लिख के लाते हैं बारीक चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। तो आज इस डायरी में क्या है, क्या बताने वाले हैं? दरअसल ये जो इस बार अभी जो व्लादिमीर पुतिन का जो भारत दौरा है वो सालाना दौरा होना चाहिए था हिसाब से, क्योंकि ये इंडिया रशिया एनुअल समिट के तहत ये दौरा हुआ है। लेकिन क्योंकि अभी यूक्रेन वॉर चल रहा था, उसके चलते रशिया जो है उसमें उलझा हुआ था, तो 3 साल से ये दौरा जो है टल रहा था। और जब ये दौरा हुआ तो पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया की नज़र मुझे लगता है उसकी एक वजह ये इस दौरे पर थी। उसकी एक वजह ये थी कि अमेरिका और खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही होंगी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में जो हम ये देख रहे थे कि पिछले 1.5 दशक से जो है भारत का थोड़ा सा टिल्ट जो है वो गुटनिरपेक्षता से वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा था, वो स्थितियां बदल गई ट्रेड वॉर की वजह से। क्योंकि अमेरिका ने आरोप लगाया भारत के ऊपर कि वो भारत रशिया से सस्ता तेल ले रहा है, इसकी वजह से उनको 25% एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा। तो भारत की लगभग जो भी चीज़ें निर्यात अमेरिका में होती हैं उस पर अब 50% का टैरिफ जो है लगा। तो टैरिफ वॉर के चपेटे में भारत आया रशिया की वजह से, रशियन तेल इंपोर्ट करने की वजह से। तो दुनियावी पॉलिटिक्स बाद में समझेंगे, पहले तो जनता को ये बता दीजिए कि जब पुतिन यहाँ पर आए तो उस दौरान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब वो मिले तो क्या बातचीत हुई, किन महत्वपूर्ण विषयों पर बात हुई, क्या कोई डील साइन हुई है, क्या भारत का कुछ फ़ायदा होने वाला है इस यात्रा से? हाँ, भारत का फ़ायदा मतलब क्योंकि एनुअल डील थी, तो जितना हल्ला इससे पहले मचाया जा रहा था कि डिफेंस डील, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन डिफेंस के ऊपर इस किस्म के एनुअल समिट में कोई बड़ी डील होती नहीं है सामान्य तौर पे। लेकिन जो बड़ी बातें, क्योंकि जो कॉमन डिक्लेरेशन जो जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, वो 70 पैराग्राफ का डॉक्यूमेंट है। अच्छा, तो बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो उसमें उसको देखा मैंने, तो उसमें से आपको जो है मैंने कुछ पॉइंट्स छांटे हैं जो कि हमारे दर्शकों को जानने जरूरी है। तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि जो ट्रेड रूट्स जो इंडिया और रशिया के बीच में है, उनके ऊपर काम वापस से शुरू होगा। जो काफ़ी समय तक लंबी ट्रेड था कि भारत और रशिया, क्योंकि रशिया पहुंचने का मतलब है कि भारतीय सामान को जो है यूरोप का बाजार फिर मैसर हो जाता है, उनको यूरोप के बाजार में रिसाई उनकी हो जाती है, यूरोप के बाजार में वो जाके सामान हमारा बिकना शुरू होता है। तो इसके लिए जो है, और इसको BRI का पैरेलल एक हम लोग अल्टरनेटिव के तौर पे ले रहे हैं। BRI माने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना पाकिस्तान के थ्रू बना रहा है। हाँ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको थोड़ा समझने के लिए आपको हल्का सा जियोपॉलिटिक्स, जो जियोपॉलिटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व है। तो अगर आप नक्शा देखेंगे तो साउथ चाइना सी से हिंद महासागर में घुसने के लिए एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट आप ऐसे समझ लीजिए समुद्री रास्ते का दर्रा है। अब वो मलक्का स्ट्रेट से चाइना का 90% जो है ट्रेड अभी भी होता है। अगर उस, और वो ऐसा चौक पॉइंट अगर उसको कोई ब्लॉक कर दे तो चाइना का 90% ट्रेड बंद हो जाएगा। सिर्फ 90% ट्रेड बंद नहीं हो जाएगा, चाइना की जो डिपेंडेंसी है ऑयल पे, फ्यूल पे, वो भी जो है वो और उसका कंट्रोल भारत के पास है। तो वो, हाँ, उस मलक्का स्ट्रेट को में कई सारी पार्टीज हैं, जिसमें हम लोग भी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जरिए जो है उस मलक्का स्ट्रेट को ओवरसी करते हैं। हम चाहें तो उसको चौक पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चाइना की बहुत बड़ी एंजाइटी थी। तो चाइना ने 2000 के आसपास जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब है कि उस मलक्का स्ट्रेट को बाईपास करते हुए कुछ अल्टरनेट रास्ते देखे जाएं, ताकि हम अपने जो है ट्रेड वो लगातार जारी रखें। तो उसमें कुछ रोड रूट भी थे उनके, और दूसरा ये था कि कुछ जो समुद्री रास्ते उनको रीडिजाइन करना। तो चाइना ने सिल्क रूट, जो ओल्ड सिल्क रूट होता था, उसको वापस से रिवाइव करने की कोशिश की। तो उसमें सिल्क रूट का एक रास्ता जो है वो पाकिस्तान से होकर जाता था, जो उस समय का भारत था। तो पाकिस्तान से होते हुए एक जगह पड़ती ग्वादर। तो ग्वादर जो बलूचिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, बड़ा पोर्ट है। तो वहां पे चाइना ने उसको बड़ा चर्चा में भी रहता है। हाँ, तो उसको वापस रिवाइव किया ताकि मलक्का स्ट्रेट से होके आने का जो चाइना की जो है मजबूरी वो खत्म हो जाए। तो इसके जो है मतलब पैरेलली हम लोगों ने एक नया ट्रेड रूट जो है खड़ा करना शुरू किया, जिसमें काफी सारी कंट्री थी, लेकिन मुख्य रूप से ईरान, भारत और रशिया जो है 3 बड़े ऐसी कंट्री थी जो चाइना के BRI के
काउंटर में काउंटर भारत में। भी एक रूट बना हाँ, रहा है काउंटर में जो पैरेलल कि ईरान में रशिया के जरिए यूरोप तक यूरोप तक हमको पहुंचाए, हम्म, ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है हम्म। खासतौर पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, है ना, और ये जॉर्जिया वगैरह, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और यूरोप में पहुंचने का हमारा जो डिपेंडेंसी वो जो है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से घट जाए। तो ये स्थिति जो है हमारी बनी थी। तो उस समय हम लोगों ने, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। अच्छा। तो ये हम लोगों ने बनाना शुरू किया, जिसमें एक चाबहार पोर्ट पड़ता है ईरान का, वो इम्पोर्टेंट है। तो चाबहार पोर्ट क्योंकि हम लोग डेवलप कर रहे थे, उसको डेवलप करने में भी काफ़ी डिले हुआ, उसमें फंड सेंक्शन होने में भी बहुत डिले हुआ, फिर ईरान की तरफ से भी काफ़ी डिले हुआ। तो इस तरीके से वो प्रोजेक्ट लंबा खींच गया। उसको लेकर तो- कुछ बात हुई? तो इस पूरे ट्रेड रूट को ही लेके बात हुई कि हम जो है इस ट्रेड रूट को फिर से रीडिजाइन करेंगे और इसको विकसित करेंगे। हालांकि ये ट्रेड रूट अभी भी चल रहा है, काफ़ी सामान हमारा जो है इस ट्रेड रूट से आता है, लेकिन उसको और बेहतर करना, उसको और बड़ा करना जो है कि एक तो ये ताकि बात हो गई, एक ये जो सबसे बड़ा हासिल इम्पोर्टेंट जो है। हाँ। दूसरा ये है कि चाइना और एक वहाँ की रशिया की एक ईस्टर्न रशिया में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है व्लादिवोस्टोक, है ना, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि रशियन प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा मुश्किल, जी, तो उसके लिए माफ सीवीएमसी कीजिएगा। जो है उसको सामान्य तौर पे बोला जाता है। सीवीएमसी मतलब चेन्नई व्लादिवोस्टोक मरीन कॉरिडोर, जो कि समुद्र के रास्ते से जो है हम ईस्टर्न रशिया के एक शहर डायरेक्टली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के मार्फत। उसमें कुछ रास्ता रोड से भी तय होगा, उसके बाद में वो भी एक, क्योंकि पोर्ट सिटी है ईस्टर्न रशिया की, तो वहाँ से हम जो है अपना माल असबाब जो है वहाँ से हम अपना बेचें, वहाँ से हमारे पास में आए। तो ये दो ट्रेड रूट के ऊपर जो है समझदारी भारत और रशिया के बीच में भी बनी है कि इसको वापस से जो है इसके ऊपर फिर से काम शुरू ये करना दूसरी पड़ेगा। बात हो गई। और दूसरा जो तीसरा, महत्वपूर्ण मुद्दा था, ये तो ट्रेड का रूट्स का एक अच्छा। मुद्दा हो गया। दूसरा बड़ा मुद्दा ये था कि हम लोग रूपी रूबल में ट्रेड करते थे पहले, उसके जब सोवियत एरा की बात है, लेकिन रूपी रूबल ट्रेड जो है वो 1990 जब फॉल ऑफ सोवियत एरिया रशिया हो गया, उसके बाद में रूपी रूबल ट्रेड जो है लगभग बंद हो गया था। अब हम रूपी रूबल में ऑफिशियली ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन रशिया के ऊपर क्योंकि सैंक्शन है, फिर उसके बावजूद हम उनसे जो है क्रूड ऑयल मंगवा रहे हैं। तो क्रूड ऑयल का जो पेमेंट हम है, तो काफ़ी पेमेंट हम जो है रुपए में करते हैं। अब रशिया के पास में को समझ में नहीं आ रहा है कि उस रुपए का हम क्या करें। तो वो जो है रशिया को जो भारत को पेमेंट्स करनी है, तो रशिया उसको अब रुपए में कर रही है, और भारत को जो पेमेंट है, अगर भारत के फॉरेन रिजर्व में जो पैसा रूबल बचा हुआ उसके तरीके, तो म्यूचुअली जो है उसको सेटलमेंट के ऊपर एक एग्रीमेंट बनाए। रूबेल हाँ, वहाँ की करेंसी है और भारत की रुपया है ये। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि फर्टिलाइजर, जो कि भारतीय एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें 50% हमारी डिपेंडेंसी रशिया से है। अच्छा। तो हमारा जो फर्टिलाइजर है वो रशिया से, जो डीएपी जो फर्टिलाइजर हम कॉमनली यूज करते हैं, वो 50% जिसके लिए अक्सर किसान लाइन में लगे रहते हैं। ये हमारे पास खूब मेल भी आते हैं उसको लेकर कि खाद की कमी है, लोग खाद की परेशान कमी, होते हैं। हाँ। तो उसकी एक स्थिति ये भी होती है कि कई बार कई जगहों हमने ये देखा है कि डीएपी के जो ट्रक हैं या यूरिया के जो ट्रक हैं डायरेक्टली जाके थाने में रखे जाते हैं, और किसान आके थाने में, क्योंकि उनको ये खतरा होता है कि वो लूट ना लिए जाएं। और जब फसल बड़ी हो रही होती है, तो 20 दिन बाद 25 दिन बाद जब डीएपी यूरिया डालने का समय होता है, उस समय किसान जो है बहुत बेचैन होते हैं। बिल्कुल, तो सब कुछ दांव पर रहता है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। भारत में ये रूस से आता है फर्टिलाइजर। हाँ, उसका 50% जो है डीएपी का, और एक होता है कि एनपीके जिसको बोला जाता है, उसको लेकर क्या नाइट्रोजन, फास्फोरेट और पोटेशियम का जो एक खाद बनती है, वो उसका 80% हम लोग बात क्या हुई इस पर? इसके ऊपर बात ये हुई कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जाएगा। अच्छा। और भारत में जो है प्लांट जो है रशिया और भारत की जो जॉइंट वेंचर्स है वो सेट करेंगे, ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है आयात की वो घटना शुरू हो। क्योंकि हम सिर्फ रशिया से नहीं लेते, हम तुर्की से भी मंगाते हैं, ये एक अच्छा हासिल है, कनाडा से भी मंगाते हैं। इस देश का बहुत बड़ा वर्ग है जो किसान है, उसको इसका लाभ मिलेगा अगर ये वाकई मूर्त रूप पहुंचता है। और उसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर बातचीत हुई कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, कि भारत ने ये तय किया है कि ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के तहत 2047 तक वो 100 गीगावाट जो है न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो अभी तक हमारे पास में गडाईकोलन में न्यूक्लियर प्लांट है रशिया का, जिसमें 6 यूनिट्स हैं 1000 मेगावाट की अभी। अब उसके अलावा एक और प्लांट जो है उसको सेटअप करने की बात हो रही है, हालांकि लोकेशन अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा वो आगे की बात है, लेकिन इसके ऊपर भी एक समझदारी बन गई है। और उसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स क्योंकि लगातार चल रहे हैं, जैसे कार वगैरह और तमाम सारी अभी आधुनिक टेक्नोलॉजीज में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसके ऊपर एक तरीके से चाइना की मोनोपोली है। तो उस मोनोपोली को लेके अमेरिका भी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर कि वो क्रिटिकल मिनरल और भी तमाम जगहों पे कि जहाँ से क्रिटिकल मिनरल्स लिए जा सकें,
और क्रिटिकल मिनरल्स ऐसा नहीं कि दुर्लभ है। जनता समझ नहीं पा रही हो क्रिटिकल मिनरल्स क्या बात कर रहे हैं। हाँ, क्रिटिकल मिनरल्स मतलब ऐसी कई इस किस्म की चुंबकें हैं, कई इस किस्म के एलिमेंट्स हैं जिनको जो कार बनाने में, आधुनिक अच्छा। टेक्नोलॉजी, फ़ोन बनाने में, इन सब में, मिसाइल वगैरह में, एरोप्लेन बनाने में वो लगते हैं। तो वो एलिमेंट्स हमको हाँ, रूस से कैसे मिल पाए, इस पर बात हुई है। वो उन एलिमेंट्स को कैसे वो ऐसा नहीं कि वो दुर्लभ हैं, वो उनकी उपलब्धता बहुत जगह है, लेकिन उनको निकालना, उनको परिष्कृत करना और उनको काम लायक बनाना जो है, वो एक इंडस्ट्रियल जो है हुनर, रिफाइन करना, वो इंडस्ट्रियल हुनर जो है वो ये बहुत तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली बात हुई। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो उसमें रशिया भी कोशिश कर रहा है कि खुद को एस्टैब्लिश करना शुरू हुई। सेमीकंडक्टर भी जिस कैटेगरी में आते हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स के ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये रशिया के साथ में हमारी एक समझदारी बनी कि हम उनको साथ में मिलके डेवलप करेंगे। उसके अलावा इस किस्म की भी बातें थी कि रेडिकलाइजेशन के खिलाफ दोनों कंट्री जो हैं साथ में मिलकर काम करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत और हाँ, रूस एकजुट दिखेंगे, रहेंगे। क्योंकि रशिया में सिर्फ ये यूक्रेन वॉर ही एक फ्रंट नहीं है। अभी आईएसकेपी जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस है, उसने मॉस्को में बड़ा हमला करवाया है ना। तो भारत की तरह जो है इस्लामिक आतंकवाद से रशिया को भी जूझना पड़ रहा है। पहले चेचनिया विद्रोही जो है, चेचनिया जो इलाका है रशिया का, उसकी एक लंबी हिस्ट्री रही है। जब वहाँ पे कश्मीर जैसी हालात रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारी आतंकवादी तंजीमें जो हैं वहाँ पे लड़ने का आती रही हैं। इस्लामिक जो आतंकवादी जो संगठन है वहाँ पे सक्रिय रहे हैं। हालांकि उसको ये बोला जाता है कि पुतिन की बड़ी कामयाबी को उन्होंने चेचनिया वॉर को जो है शांत करवा दिया। चेचन्स को जो है रशियन जो फेडरेशन है उसका हिस्सा बनाने में उसने काम किया। और उसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र जो है, मतलब कि जो पोलर इलाके हैं, जो ध्रुवों के इलाके हैं जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, वो अब बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं स्ट्रेटजिकली। कारण ये है कि आर्कटिक का जो इलाका है उसमें 30% जो है ऑयल और 30% गैस जो है दुनिया भर का अभी है भंडारित। और उन इलाकों में जो है रशिया कुछ हिस्सा जो है वो रशिया के हिस्से में आता है। तो रशियन आर्कटिक रीजन में जो है बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जा रही हैं और वहाँ पे खुदाई करके और तेल निकालने के, गैस निकालने के उपक्रम शुरू कर रही हैं। ओएनजीसी भी उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन चाइना का, क्योंकि रशिया के ऊपर जो है, चाइना और रशिया के संबंध हमसे इस दौर में काफ़ी प्रगाढ़ हुए, तो चाइना की काफ़ी इंटरफेरेंस वहाँ पे बहुत प्रेजेंस जो है वहाँ पे बढ़ी है। तो हम ये चाहते हैं कि जब आर्कटिक क्षेत्र में इस किस्म के नेचुरल रिसोर्सेज जब निकाले जाएं तो उसमें भारत का भी एक हिस्सेदारी है। भारत का भी ख्याल रखा जाए। तो आर्कटिक काउंसिल में भारत को परमानेंट ऑब्जर्वर बना के रखा गया है। हालांकि हम सदस्य नहीं, लेकिन हम ऑब्जर्वर हैं। लेकिन हमारी मौजूदगी रहेगी, हमारी नज़र के सामने हो रहा है कि क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं, क्या नहीं लिए जा रहे हैं। चाइना खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बोलता है। चाइना कहता है कि हम आर्कटिक के बिल्कुल करीबी देश हैं, तो हमारा पहला हक जो है उसको बनता है, क्योंकि हम वो माल अगर निकालते भी हैं वहाँ से कुछ तेल और गैस, तो हम उसको ट्रांसपोर्ट करना हमारे लिए आसान होगा। और चाइना की डिपेंडेंसी जो है वो फ्यूल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। चाइना के पास में खुद के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स नहीं है। तो चाइना के एनर्जी को लेके चाइना को बहुत एंजाइटी रहती है कि एनर्जी की जो सप्लाईज हैं वो कहाँ से होंगी। और कोयले के लिए वो भारत पर डिपेंडेंट है। चाहे तेल और गैस के लिए वो जो है मुख्य रूप से ईरान और रशिया और अरब कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये स्थिति बनती है। तो ये छठा पॉइंट जो है इनके, ये बड़े बड़े समझौते। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके ऊपर हल्ला हो रहा था जी, डिफेंस के बारे में बात करने डिफेंस के बारे में बताया जा रहा है कई फाइटर जेट्स हैं उनको लेकर बात होने वाली तो है। इसमें सिर्फ S-400 को लेकर कुछ था, क्या था इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो डॉक्यूमेंट जो रिलीज किया गया है पब्लिक डोमेन में, उसमें सिर्फ ये कहा गया कि मिलिट्री जो सहयोग और मिलिट्री सिस्टम जो बनाने के साथ साथ काम है उनको जारी रखा जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। कभी भी डिटेलिंग कभी भी नहीं दी जाती है सामान्य तौर पर, जब तक डील फाइनल नहीं हो जाए तब तक। लेकिन निश्चित तौर पे जो है भारत और रशिया के बीच में अभी जो ये बातचीत हुई उसमें तमाम डिफेंस मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई होगी। Su-57 के ऊपर बातचीत हुई होगी, है ना। S-400 S-500 के ऊपर बातचीत हुई। तो Su-57 जो है वो हमारी फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, सुखोई 57 जो फाइटर जेट है उसको कहा जाता है कि 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है। और हमें एकदम मॉडर्न और हमें 5वीं जनरेशन, वो जैसे फोन में 5G वैसे ही फाइटर जेट में 5G, आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए। तो 5वीं जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो हमें बहुत डेस्परेटली चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो J-35 है, जो चाइना का 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है, उसकी डिलीवरी इसी साल के अंत तक जो है पाकिस्तान में होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारे पास में अभी कोई भी 5वीं जनरेशन का, हम राफेल को बोलते हैं 4.5 जनरेशन, मतलब 4.5 जनरेशन का, लेकिन जो मतलब छुपने की जो कैपेसिटी है
वो राफेल की उस किस्म की नहीं, जिस किस्म की फिफ्थ सुखोई जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की होनी चाहिए। तो उसको लेके जी, कुछ हाँ। अंडरस्टैंडिंग बनी, मिलेगा तो हमको? तो इसके ऊपर मतलब अभी तो कुछ बात जो है डायरेक्टली पब्लिक डोमेन में नहीं आई, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं सौरभ कि 1 महीने पहले जो है रशियन एक्सपर्ट्स की एक टीम थी जो पुतिन के दौरे से ठीक पहले जो है भारत में आई। भारत रशियन जेट्स ऑलरेडी बना रहा है, जो एचएएल बनाता है, जो सू-30 जो अभी बैकबोन है हमारे एयरफोर्स की। तो सू-30 हम लोग बनाते हैं, लाइसेंस वर्जन बनाते हैं, कुछ पार्ट रशिया से आता है, कुछ हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं और असेंबलिंग का काम यही होता है। तो उन लोगों ने उस सू-30 की जो फैसिलिटी है नासिक का, उसका दौरा किया। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि अगर यहाँ पे सू-57 का प्रोडक्शन शुरू किया जाए भारत में, तो एक्स्ट्रा क्या टेक्नोलॉजीज़ उनको लगानी पड़ेंगी। क्योंकि भारत और रशिया के साथ में जो समझौते होते हैं, वो जैसे राफेल के साथ में भी हमारा समझौता है, राफेल में प्रोडक्शन का समझौता है कि असेंबलिंग यहाँ होगी, लेकिन राफेल हमको जो डसॉ है वो हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। मतलब पूरी रशिया के साथ में ये है कि रशिया के साथ जो समझौते हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ में समझौते होते हैं। ये अच्छी चीज़ है। तो ये स्थिति है। तो सू-57 पे बात हुई होगी निश्चित तौर पे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होगी, क्योंकि उसके जो है संकेत हमको 1 महीने पहले ही दिखने लग गए थे कि रशियन टीम जो एक्सपर्ट्स की जो टीम आई थी उसने ये बोला था कि बहुत कोई बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे साथ के पास में अभी जो असेंबलिंग सिस्टम है उसी के ज़रिए जो है हम सारे वो उसमें कुछ थोड़े से बदलाव करके हम सू-57 जो है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये मुझे लगता है सारे समझौते जो अंडरस्टैंडिंग बनी है। नहीं, इसके अलावा उनको एक चाहिए। और बात थी कि हम लोग लगातार बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की। S-400 हमने 3 परचेज कर रखे हैं, 2 के और ऑर्डर हैं। तो 5 S-400 की रेजिमेंट्स हमने रशिया को ऑर्डर कर रखी थी। वो उसमें से 3 हमको डिलीवर हो गई। 2026 की फरवरी तक जो है 2 और रेजिमेंट्स हमको डिलीवर हो जाएंगी, जिनको कहा जा रहा है कि साउथ सदर्न इंडिया के कुछ स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे लोकेट किया जाएगा। उसके अलावा S-500 उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसकी मार S-400 का मतलब कि उसकी मार 400 किलोमीटर तक है, और S-500 का मतलब 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर दूर से वो जो है आती हुई कोई भी मिसाइल एयरक्राफ्ट वगैरह को डिटेक्ट करके उसको निपटा सकता है। तो S-500 उसका नया वर्जन है। S-400 हमारे बड़ा काम भी आया। हाँ, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चला ऑपरेशन सिंदूर S-400 की ही वजह से जो है जो पाकिस्तान का की जो एयरफोर्स है वो भारतीय सीमा के 200 किलोमीटर से दूरी बना के रखी उन्होंने। वो 200 किलोमीटर के इधर नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि S-400 है, अगर आएंगे तो हम मारे जाएंगे। और जैसा कि बाद में हमारे एयर चीफ ने भी बोला कि एक जो है शॉट S-400 का उसने 300 किलोमीटर पर जाके किल किया, जो कि लॉन्गेस्ट एरियल किल है। वो पाकिस्तानी एवैक है, उसको एवैक एक विमान होता है जो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि हवा में उड़ता हुआ रडार विमान होता है, कि मतलब उसमें हवा में उड़ते हुए उसके ऊपर रडार लगे होते हैं, वो लंबा एरिया जो है कवर देता है अपने साथी फाइटर जेट्स को। तो उसको मारा था 300 किलोमीटर, ऐसा भारतीय फोर्सेस का दावा है। ये अब डील बात होगी पूरी कंप्लीट, को बचा है भी नहीं। इसमें S-500 के ऊपर डील जो है वो नहीं हो पाई, क्योंकि इसकी वजह यह है कि रशिया ने अभी S-500 की एक ही रेजिमेंट खुद इंडक्ट की है। तो अभी हम लोग भी बैठ के देख रहे हैं कि S-500 का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो उसके बाद ही वो जो डील है वो हो पाएगी। तो ये मोटा मोटी जो है, ये कुल मिलाकर जो रूस के साथ हमारी जो पुतिन साहब का यात्रा थी उनकी, उस दौरान जो बातचीत हुई है, जो डील हुई है, जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, वो ये कुल मिला के डायरी के जरिए आपको पता चल गई। एक बात मुझे लगता है लोग और जानना चाहेंगे कि ये जो दौरा था इस पर पूरी दुनिया की नज़र थी। इसको अमेरिका भी देख रहा था, इसको चाइना भी देख रहा होगा, इसको यूरोपियन कंट्रीज़ भी देख रहे होंगे। तो अब उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, ये दौरा उन देशों पर या उनके साथ हमारे रिश्तों पर कुछ असर डालने वाला है क्या? देखिए, हम अगर रशिया इंडिया के रिश्तों को भी देखते हैं तो रशिया इंडिया के रिश्ते जो है 2 जंक्चर उसमें हम बड़े इंपॉर्टेंट मानते हैं। एक तो 1962 का जंक्चर है, जिस समय हमारा चाइना के साथ में युद्ध हो रहा होता है। एक 1971 का समय है, जब हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध कर रहे होते हैं। तो 1962 के समय जो है रशिया एक तरीके से चाइना की तरफ इंक्लाइंड था। हालांकि उसने दावा ये किया था कि वो न्यूट्रल है, लेकिन वो न्यूट्रल था नहीं। हमको ये पता है कि माओ ने ये निश्चित किया था कि रशिया की तरफ से जो ऑयल सप्लाई और जो पेट्रोलियम की सप्लाई आती है, पेट्रोल सप्लाई वो बंद ना हो युद्ध के दौरान, कि रशिया अगर काट देगा तो फिर चाइनीज़ फोर्सेस लड़ नहीं पाएंगी फ्रंट पे। तो उन्होंने ये मेक श्योर किया था, और रशिया ने इसके लिए हाँ भी भरी थी कि हम युद्ध के समय आपका जो है जो पेट्रोल सप्लाईज हैं, वो क्रूड ऑयल की सप्लाई वो हम बंद नहीं करेंगे। तो ये स्थिति, तो ये हमको पता है कि हम फिर जो है 1962 के दौर में रशिया इंडिया चाइना का रिलेशन अभी है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया कमज़ोर हुआ है। 4 साल लंबा वॉर है,
और उसकी डिपेंडेंस जो है चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, चाइनीज़ हार्डवेयर के ऊपर, चाइनीज़ असलहे के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब उस समय रशिया जो है वो सुपर पावर होता था, चाइना एक बड़ा देश था, भारत एक बड़ा देश था। अब चीन जो है वो उभरता हुआ सुपर पावर है, रशिया एक बड़ा देश है और भारत बड़ा देश, तो ये इक्वेशन बदल गई है। और रशिया की डिपेंडेंसी जो है वो चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले दौर में। और इवन रशिया की डिपेंडेंसी नॉर्थ कोरिया और ईरान पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस स्थिति में जो है हम वो ट्रायंगल में फंसे हुए। तो रशिया के साथ में हमारे रिश्ते जो हैं अभी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो रशिया से सिर्फ हम नहीं ले रहे हैं क्रूड ऑयल, रशिया से क्रूड ऑयल चाइना भी ले रहा है। चाइना को भी इस वजह से सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चाइना उन सैंक्शंस को झेल सकता है। हमारी भी इकोनॉमिक कैपेसिटी जो है वो ये है कि हम उस शॉक को जो है वो झेल सकते हैं, उसको जो है सोख सकते हैं अपने अंदर। तो ये स्थिति अभी बनती है। तो वेस्टर्न अमेरिका कैसे देखेगा इसको? अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न वर्ल्ड लगातार इसको इस तरीके से देख रहा है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को ये समझ में नहीं आ रहा कि रशिया को 4 साल, रशिया की जो युद्ध नीति है यूक्रेन के साथ में, वो ये है कि इतना लंबा युद्ध खींच लो कि यूक्रेन के सारे संसाधन जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएं। और यूक्रेन को ये जो पूरा का पूरा युद्ध है, शुरुआत में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका फंड कर रहा था, लेकिन उनके भी फंड करने की एक कैपेसिटी है। और ख़ास तौर पे अमेरिका में ट्रंप का जो समर्थन बेस है, जिसको मागा बेस बोलते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो मास बेस है, वो ये चाहता है कि अमेरिका जो है दूसरों के फड्डे में अपने रिसोर्सेज खराब ना करें, कि कहीं पे नाटो, ट्रंप लगे हुए हैं कैसे भी युद्ध खत्म हो, रूस पर दबाव बना रहे हैं, यूक्रेन पर दबाव बना रहे हैं। तो वो इसी प्रॉमिस के साथ में आए ही थे, क्योंकि उन्होंने 20 साल लंबा एक वॉर लड़ा है अफगानिस्तान में, जिसमें उनके ट्रिलियंस ऑफ मनी जो है वो रिसोर्सेज जो है उनके खराब हुए हैं उसमें, और उसमें हासिल उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो यही स्थिति जो है उससे सबक लेते हुए अमेरिका ये चाहता है कि अब दूसरे जगहों पे जो है अननेसेसरी जो है वॉर जो है उसमें हम फंसे नहीं। तो अब रशिया उनकी भी, अमेरिका की भी एक लिमिटेशन है, यूरोपियन यूनियन खुद इकोनॉमिक क्राइसिस में है, और रशिया जो है इस वॉर को लंबे से लंबा खींचता जा रहा है कि ऐसी स्थिति है कि आखिर में जाके इनके यूक्रेन की जो फाइनेंस होती रही वो खत्म हो जाए और यूक्रेन जाके जो है सरेंडर कर दे। अब भारत दौरे में पुतिन के साथ क्या मोदी जी की कोई इस बारे में बात हुई? यूक्रेन वो मतलब वो सेरेमोनियल किस्म के बयान होते हैं, दोनों देशों को शांति बरन, कोई भी नहीं बोलने जा रहा है रशिया को। मतलब अगर आपके साथ रशिया के, ये वैसे भी दुखती रग है, दुखती रग का भी मसला नहीं, अगर इसी वजह से थोड़ी दूरी भी बनी थी भारत और नहीं, दरअसल नहीं, ये दूरी बनी ही नहीं। अमेरिका की जो नाराजगी वो इस वजह से है कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर पर क्रिटिसाइज नहीं किया। हमने बस ये कहा कि दोनों देशों को शांति से अपील करनी चाहिए। वो जैसा होता है ना कि आपके स्कूल में आपके दो दोस्तों की लड़ाई हो जाती है, तो आप क्या कहते हैं, ये दोनों की गलती है यार, चलो सॉरी बोल दो टाइप में। तो वो स्थिति, वो डिप्लोमेटिक स्टैंड हमारा था, और अमेरिका ये चाहता था कि हम बिल्कुल वेस्टर्न ब्लॉक के साथ एकदम विरोध करें कि रशिया का विरोध करें। तो वो स्थिति हमने पैदा नहीं होने दी। तो ये स्थिति अभी, और कोई नहीं, आप ये समझिए कि अगर भारत कल को पाकिस्तान पे हमला करता है, तो कल को आके रशिया ये नहीं बोलेगा कि पाकिस्तान के साथ में आप सुलह कर लीजिए, अब वो पार्टी ही नहीं है। वो आपको कह देगा अरे शांति से काम लेना चाहिए, रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए। तो ये हम भी कह रहे हैं, मतलब सेरेमोनियल किस्म की बातें कि मतलब अच्छी बातें कही जानी चाहिए, इस तरीके का बड़ा इवेंट है तो कह दी, तो वो स्थिति होती। उसका कोई बहुत जो है डिप्लोमेसी में बहुत उसको ना कोई, मतलब उसके बहुत गंभीर जो है नतीजे हमने कभी देखते हुए। ये होता है कि हम सुलह की बात कर लेते हैं आपकी तरफ से, ये तभी होता है जब दोनों पक्ष जो हैं कहें कि हम हमारी सुलह करवाई उस स्थिति में। वो रशिया यूक्रेन वॉर कोई मुद्दा बहुत भारत और रशिया के बीच में हो, ऐसा मेरी समस्या मेरे को लगता नहीं। बिल्कुल, तो कुल मिला के यही पूरी बातचीत का मर्म है। और इसमें आपने पूरा जाना कि कैसे जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब का यहाँ दौरा रहा, उसमें क्या कुछ डील हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, भविष्य को लेकर क्या बात हुई, तमाम सौदे हुए हैं, तो वो किस तरीके से मूर्त रूप पहुँचते हैं ये देखने वाला होगा, इस पर हमारी नज़र होगी। बाकी दौरे में क्या हुआ इस वीडियो के जरिए आपको हमने बताया। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी हमारी नज़र रहेगी हर उस मुद्दे पर जो आप तक पहुँचाना चाहिए। कल हम एयरपोर्ट भी गए थे, दिल्ली एयरपोर्ट, जहाँ पर इंडिगो का जो पूरा फ्लाइट का मसला है चल रहा है, उसके बारे में आपको दिखाया समझाया। वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिन। शुक्रिया।